हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से वर्चुअल क्लास के अंतर्गत कक्षा 12 के भूगोल विषय को पढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज इंटर कॉलेज आपसे जुड़ रहा हूं। जैसा कि आप अवगत हैं कि लॉकडाउन के चलते आपको अभी तक कक्षा 11 का रिजल्ट नहीं मिल पाया और न ही 1 तारीख से विधिवत कक्षाओं का संचालन 1 अप्रैल से शुरू हो पाया। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बधाई देता हूं इस बात की कि आप सारे विद्यार्थियों ने कक्षा 11 उत्तीर्ण करके कक्षा 12 में आप पहुंच गए हैं। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा आपको आपका परीक्षा फल दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आपके प्रवेश की औपचारिकताएं बाकी हैं वो पूर्ण कर ली जाएंगी। फिलहाल आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते भारत सहित विश्व की सारी गतिविधियां ठप हो गई हैं। कक्षाएं भी प्रभावित हुई हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिससे आप जान रहे हैं हम शिक्षक, आपके गार्जियन, साथ ही साथ शिक्षा विभाग और सरकार सब लोग चिंतित हैं कि बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान से आपको बचाने के लिए एक नीति बनाई गई और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया कि हम बच्चों को सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से अर्थात मोबाइल के माध्यम से पठन पाठन का कार्य करें। उसी क्रम में उस निर्देश के अनुपालन में हम लोग एक नए तरीके से आपको शिक्षण का कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। हो सकता है कि ये शिक्षण की ये नई विधि शुरुआत में थोड़ा हमारे लिए परेशानी पैदा करे, लेकिन निश्चित रूप से धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आप सहज ढंग से इन कक्षाओं को ले पाएंगे। लॉकडाउन के चलते आप घरों में हैं, बोर हो रहे हैं। जब आप इन कक्षाओं के माध्यम से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बोरियत दूर होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका जो समय का सदुपयोग होगा और नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। तो आइए हम लोग एक नए तरीके से, नई विधि से शिक्षण का कार्य प्रारंभ करते हैं। भूगोल विषय का प्रथम अध्याय में शुरू करूं, इसके पहले मैं यह शिक्षण विधि क्या होगी, किस ढंग से इस नेटवर्किंग साइट के माध्यम से आपका पठन पाठन संपन्न होगा, इसके बारे में मैं कुछ आपको पहले बताना चाहूँगा। मेरा अध्यायवार वीडियो प्रतिदिन 1:15 बजे आपके व्हाट्सएप पर लोड कर दिया जाएगा। आप लोग ससमय व्हाट्सएप खोल करके ऑनलाइन हो करके उस वीडियो को ध्यानपूर्वक उसी प्रकार से देखेंगे, अध्ययन करेंगे जिस प्रकार कक्षा में आप हमसे जुड़ते हैं। हमारी नज़रों से नज़रें मिलाते हुए आप क्लास में जैसे उपस्थित होते हैं उसी तरह अपने घरों में व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे और पूरे लेक्चर को खूब ध्यान से, तन्मयता से सुनेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। मैं पाठ जब पूरा हो जाएगा, पाठ की प्रकृति पर यह निर्भर करेगा कि पाठ 1 दिन में पूरा होगा कि 2 दिन में पूरा होगा। पाठ जब भी पूरा होगा हम आपको क्वेश्चन आंसर देंगे। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अध्याय यानी हर पाठ के अंत में 8-10 क्वेश्चन पुस्तक में दिए गए हैं। ये 8-10 क्वेश्चन मैं उत्तर सहित इसका नोट्स बना करके और जब पाठ समाप्त होगा उसके तुरंत बाद मैं उसको आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। आप उन प्रश्न उत्तरों के नोट्स को व्हाट्सएप पर देखेंगे और इसके बाद एक कॉपी में, एक उत्तर पुस्तिका में आप इन सारे प्रश्न उत्तर को उतार लेंगे, लिख लेंगे।
इसके लिए आप एक अलग से कॉपी प्रयोग करेंगे, जो कि कॉपी ये आपकी क्लास यानी कक्षा कार्य की, क्लास वर्क की होगी। इसके बाद आप ये मत सोचिएगा कि जितने क्वेश्चन बुक में हैं 8 या 10 वो आपके लिए पर्याप्त हैं और वही पाठ्यक्रम में हैं और वही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इस भ्रम में मत रहिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ एक ट्रेलर के समान है। वास्तव में आपकी पुस्तक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, एक एक लाइन से प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन मैं स्वयं करूंगा और उन प्रश्नों के संकलन को भी मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। वह गृह कार्य होगा और आप एक अलग कॉपी जो कि गृह कार्य के नाम से जानी जाएगी, उसमें इन प्रश्नों को विधिवत हल करेंगे और इस प्रकार आपकी 2 कॉपियां हो जाएंगी। लॉकडाउन के चलते अगर आप नई कॉपियां, नई उत्तर पुस्तिकाएं नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप पिछली कक्षाओं की पुरानी कॉपियों पर भी ये नोट्स बना सकते हैं। तो ठीक है, ये तरीका हो गया कि किस ढंग से हम लोग पठन पाठन करेंगे। मैं जो वीडियो जारी करूंगा अपने लेक्चर का, उसको ध्यान से देखने पर अगर कहीं भी आपको लेक्चर में कोई बात समझ में नहीं आती है या कोई प्रश्न आपके दिमाग में उठता है, कोई डाउट होता है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे उसको पूछ सकते हैं। यह कार्य प्रतिदिन 3 से 4 बजे के बीच आप करेंगे और जब आप प्रश्न मुझसे पूछ लेंगे तो आपके डाउट का निराकरण मैं अगले दिन जब वीडियो दूसरे अध्याय का या उसी अध्याय के दूसरे पार्ट का जब वीडियो डालूंगा उसके पूर्व में आपके शंका का समाधान कर दूंगा, प्रश्नों का उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी छात्र मुझको फोन नहीं करेगा, जो भी आपको पूछना है, जो भी समझना है, सारा कार्य आप व्हाट्सएप के माध्यम से करेंगे। अब हम अपने मूल विषय की तरफ आते हैं। आप जानते हैं भूगोल एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषय है, इसका सामाजिक विज्ञानों से बहुत निकट का संबंध है और ये रुचिकर विषय भी है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप जानते हैं पिछले साल ही आपको बता दिया था कि आपके विद्यालय में जितने भी विषय आर्ट्स ग्रुप में हैं उनमें भूगोल एकमात्र इकलौता विषय है जिसमें 30 नंबर का प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकल है। बाकी 70 नंबर की लिखित परीक्षा आपकी बोर्ड परीक्षा में होती है। यहाँ ये भी जान लें कि उस 70 नंबर के पेपर में 60 नंबर तो प्रश्नोत्तर का होता है और 10 नंबर आपका नक्शे यानी मैप पर होता है। 5 अंक आपका भारत के नक्शे पर और 5 अंक विश्व के नक्शे पर होता है। तो इस प्रकार ये अंक विभाजन है। मैंने आपको कक्षा 12 की पुस्तक आपको मैं बता दूं, कुल 3 पुस्तकें कक्षा 12 में भूगोल की चलेंगी। पहली पुस्तक आपकी है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये मानव भूगोल की पहली पुस्तक होगी। दूसरी पुस्तक होगी हम भारत के लोग, यानी ये भारत का भूगोल होगा। और तीसरी पुस्तक आपकी वो प्रयोगात्मक की होगी। तो फिलहाल सबसे पहले हम मानव भूगोल की पुस्तक से अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ करते हैं। मानव भूगोल की पुस्तक का पहला अध्याय मैंने आपके व्हाट्सएप पर पहले ही भेज दिया है और मैंने निर्देश भी दिया था कि आप उसको भली भांति पढ़ लिए हैं। पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपने उसको कल भली भांति पढ़ लिया होगा और आप उसके कई पॉइंट से अवगत भी हो गए होंगे। इसलिए जब मैं अब आगे इस शिक्षण कार्य को बढ़ाऊंगा तो आपको सभी तथ्य समझने में आसानी होगी। तो आइए हम लोग एक नई विधा से नए सत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भूगोल विषय, आप जानते हैं भूगोल विषय क्या है, इसका अन्य विषयों से क्या अंतर और क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। सबसे पहली बात कि भूगोल एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में मानने, समझने और
मनुष्य जिन तत्वों को प्रयोग करके, इस्तेमाल करके अपना विकास करता है, आगे बढ़ता है, उनका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित है। आपने कक्षा 11 में भूगोल की उस शाखा का अध्ययन किया जिसे हम प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। यानी भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, भूगोल की दो शाखाएं हैं। पहली भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। ये दो शाखाएं मुख्य शाखाएं भूगोल की हैं। इसमें से ये आपने कक्षा 11 में पढ़ लिया है। अब हम मानव भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। मानव भूगोल एक विशिष्ट भूगोल है इस अर्थ में कि मानव भूगोल का जब आप अध्ययन करते हैं तो सिर्फ अकेले मानव को नहीं पढ़ते हैं, इसके साथ भौतिक तत्वों का भी अध्ययन अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो जाता है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, हमारा शरीर मिट्टी से, पानी से, हवा से, आकाश आदि 5 तत्वों से बना है। ये पांचों तत्व प्राकृतिक हैं, तो हमारा शरीर ही प्राकृतिक है। हाँ, ये अवश्य है कि प्रकृति ने जब हमें पैदा किया तो हमें एक विशिष्ट चीज़ दी, मस्तिष्क, जिसका हम इस्तेमाल करके प्रकृति का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इन दो शाखाओं में से हम मानव भूगोल की बात करते हैं। मानव भूगोल की जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है और इस मानव भूगोल के क्षेत्र को समझाने के लिए, इसकी विशिष्टता को व्यक्त करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने, भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित किया है। तो हम उसकी 1-2 परिभाषाओं को लेंगे और उन परिभाषाओं पर हम एक व्यापक दृष्टिकोण भी डालेंगे कि किस अर्थ में इस परिभाषा को लिया जाए। तो पहली परिभाषा जो हमारी है वो है मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करने वाला विज्ञान मानव भूगोल है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। और मैं आपको बता दूं, यह परिभाषा प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रेटजेल महोदय ने दिया था। रेटजेल, जी हाँ, रेटजेल महोदय ने अपने इस परिभाषा में संश्लेषण शब्द का प्रयोग किया है। मानव समाज और धरातल, यानी एक तरफ मनुष्य और उसकी सांस्कृतिक गतिविधियां और उसके सांस्कृतिक तत्व हैं और दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी का धरातल है। इन दोनों के बीच जो संबंध है उस गूढ़ संबंध का अध्ययन करना ही संश्लेषित अध्ययन कहलाता है। तो इस प्रकार रेटजेल महोदय की जो परिभाषा है वो मानव और प्रकृति के बीच के गूढ़ रहस्य को समझाने के संदर्भ में है। अब हम लेते हैं एक और दूसरी परिभाषा जो इस तरह से है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एक बार फिर से सुने, अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यह परिभाषा एलन सी सैंपल महोदय ने दिया है। इनकी परिभाषा में परिवर्तनशील शब्द पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली चीज इसमें अस्थिर पृथ्वी की बात की गई है। पृथ्वी हमारी अस्थिर है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। पृथ्वी के निर्माण के बाद इस पर बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई हैं, इसलिए इसको अस्थिर के रूप में कहा जाता है, रखा जाता है। और इस पर मनुष्य जो है वो कार्य कर रहा है, भौतिक तत्वों का प्रयोग करते हुए वो विभिन्न आविष्कार कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो वो क्रियाशील है। तो इस अस्थिर पृथ्वी और मानव जो क्रियाशील है उनके बीच के जो संबंध है वो निरंतर परिवर्तनशील हैं।
एक आदिम युग था जब मनुष्य प्रकृति को पूरी तरह से उसके तत्वों का उपयोग नहीं कर पाता था। बाद में अपने बुद्धि कौशल से एक प्रविधि विकसित की और धीरे धीरे उसने प्रकृति में परिवर्तन करना और उसका उपयोग करके आगे बढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। तो इस प्रकार ये जो दूसरी परिभाषा है एलन सी सैंपल की, ये हमें बताती है कि मनुष्य क्रियाशील है और उसकी क्रिया इस पृथ्वी के धरातल के साथ लगातार परिवर्तनशील है। ये है परिभाषा। मुझे उम्मीद है इन दोनों परिभाषाओं के माध्यम से आपको भूगोल की प्रकृति और उसके बारे में, मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में समझना आसान होगा। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं जो कि भूगोल की प्रकृति के संदर्भ में है। भूगोल की प्रकृति यानी इसका स्वरूप कैसा है, मानव भूगोल की। तो मानव भूगोल की प्रकृति को समझने के लिए हमें भौतिक और मानवीय पर्यावरण के संबंधों को ही समझना होगा और उसके संदर्भ में जो भी तत्व, भौतिक तत्व मनुष्य को प्रभावित करते हैं और मनुष्य किस प्रकार भौतिक तत्व को प्रभावित करता है, इन्हीं संबंधों को हम जब सामने लाते हैं तो मानव भूगोल की प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक वाक्य में इसको कहा जाए तो मानव भूगोल की प्रकृति अंतर विषयक है। अब हम यहां जानेंगे अंतर विषयक कैसे है। अंतर विषयक का मतलब वही है कि भौतिक तत्व और मानवीय पर्यावरण, इन दोनों के बीच एक प्रकार का संबंध है। आपने कक्षा 11 में भौतिक भूगोल पढ़ा। आप जानते हैं हमारी पृथ्वी सौरमंडल का ही एक अंग है। सूर्य द्वारा या तारों या किसी तारे के द्वारा टूटकर इसका निर्माण हुआ और इसके बारे में कई परिकल्पनाएं हैं जिसे आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, मैं उसे नहीं दोहराना चाहता। बस आप ये जान लीजिए कि हाँ, पृथ्वी का जन्म हुआ, लाखों वर्ष तक पृथ्वी पर तरह तरह की उथल पुथल हुई। पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया ने इस पर पर्वत बनाए, गर्तों में सागर और महासागरों का निर्माण हुआ, झीलें बनी, नदियां बनी, ऊंचे पर्वतों पर हिमानी ने कार्य करना शुरू किया, इस पर जलवायु और वायु का प्रादुर्भाव हुआ और धीरे धीरे ये तमाम भौतिक तत्वों ने एक विशिष्ट भूदृश्य पृथ्वी पर उत्पन्न कर दिया। ये भौतिक पर्यावरण है। यानी आप समझ गए होंगे, पर्वत, नदियां, झीलें, सागर, ये सारा कुछ, पठार, मैदान, ये सब कुछ प्राकृतिक भूदृश्य है जिसे हम भौतिक पर्यावरण का नाम देते हैं। अब कालांतर में इस पर मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, मनुष्य ने जन्म लिया और कई चरणों में विकसित होते हुए आधुनिक मानव के रूप में वो सामने आया। जब मनुष्य आधुनिक हो गया, हालांकि उसने कार्य तो शुरू से ही कर दिया, पहले वो आदिम अवस्था में था, प्रकृति से डरता था, प्रकृति के सामने नतमस्तक था, लेकिन धीरे धीरे उसने प्राकृतिक तत्वों में से ही कुछ चीजों को चुन करके अपने लिए एक रास्ता बनाना प्रारंभ किया और आज उस रास्ते पर वो इतना आगे निकल चुका है, इतना आगे निकल चुका है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यह सफर कहां तक जाकर समाप्त होगा। आज के प्रगतिशील युग में आप सोचिए कि मनुष्य ने अपनी छाप इन भौतिक पर्यावरण पर कहां कहां छोड़ी है। एक सूची मन में बनाने की कोशिश करिए कि सांस्कृतिक तत्व जो मनुष्य ने बनाए हैं वो कौन कौन से हैं। जो भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं वो तो आपने जान लिए, उसे प्रकृति ने हमको निःशुल्क रूप में दिया है। नदी, पहाड़, झरने, मैदान, समुद्र, झीलें, नदियां, सब ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं जिन्हें हम भौतिक पर्यावरण कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन मनुष्य ने इन भौतिक पर्यावरण के में ही
अपनी जो छाप छोड़कर कुछ विशिष्ट चीजें बनाएं जिन्हें हम सांस्कृतिक भूदृश्य के नाम से जानते हैं, वो क्या क्या है। आप एक सूची बनाइए तो आपकी समझ में आ जाएगा। भवन यानी कि घर, कस्बे, गांव, नगर, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गगनचुंबी बिल्डिंगें, रेलवे स्टेशन, सड़कें, रेलवे लाइनें, सड़कों के ऊपर फ्लाईओवर, नदियों पर पुल, ये सब क्या है? ये मनुष्य के प्रगति के सूचक हैं और ये सब मिलकर एक भूदृश्य स्थापित करते हैं, एक पर्यावरण स्थापित करते हैं जिसको हम सांस्कृतिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा, जब हम भूगोल के प्रकृति की बात करते हैं तो इसमें भौतिक और मानवीय पर्यावरण के संबंधों को बताया जाता है। इसी के द्वारा हमें मानव भूगोल की प्रकृति का ज्ञान होता है। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। इस बिंदु को हम मानव का प्राकृतिकरण एवं प्रकृति का मानवीकरण के नाम से जानते हैं। प्रकृति का, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप जानते हैं, पीछे जो कुछ बताया इससे आपको इतना तो पता चल गया कि मानव द्वारा स्थापित सांस्कृतिक पर्यावरण और प्रकृति द्वारा स्थापित जो हमारा भौतिक पर्यावरण है, इन दोनों के बीच अटूट संबंध है, अन्योनाश्रित संबंध है। इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। और जब हम भूगोल के अध्ययन की बात करते हैं तो एक बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि भौतिक भूगोल में हम सिर्फ भौतिक तत्वों का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन मानव भूगोल में सिर्फ मानव का अध्ययन नहीं करते हैं। मानव भूगोल में हम मानव के साथ साथ मानव पर पड़ने वाले भौतिक पर्यावरण का भी अध्ययन करते हैं। अकेले मानव का अध्ययन मानव भूगोल में नहीं है। आपको निश्चित रूप से दोनों को एकाकी मानकर, अन्योनाश्रित मान करके ही मानव भूगोल का अध्ययन करना है। अब इसमें एक विवाद खड़ा होता है कि मानव ने प्रकृति को कितना प्रभावित किया या प्रकृति ने मानव पर कितना प्रभाव डाला। इसी विवाद को लेकर यह विचारधारा सामने आई है, मानव का प्राकृतिकरण एवं प्रकृति का मानवीकरण। अब इसको हम समझते हैं कि मानव का प्राकृतिकरण क्या है। पहले ये जान लें, मानव का प्राकृतिकरण क्या है। मानव के प्राकृतिकरण का अर्थ है मनुष्य द्वारा प्रकृति के समक्ष अपने आप को नतमस्तक कर देना, प्रकृति के सामने झुक जाना, प्रकृति के समक्ष अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल देना, यही है मानव का प्राकृतिकरण। और मानव का ये प्राकृतिकरण जो था, ये आदिम अवस्था से प्रारंभ हुआ। आप जानते हैं, मनुष्य ने जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो आदिम अवस्था में था, उसको ज्ञान नहीं था, इतना बुद्धि कौशल नहीं था कि वो पर्यावरण के तत्वों का प्रयोग करते हुए तेजी के साथ अपना विकास कर सके। उसका ज्ञान सीमित था और इस सीमित ज्ञान के दायरे के कारण वह आदिम मनुष्य प्रकृति के सामने झुक जाता था। प्रकृति के कठोर तत्व जो उसको प्रभावित करते थे, जो उसे चोट पहुंचाते थे, जो उसकी जान ले लिया करते थे, उनसे डरता था। भयंकर आंधी और तूफान, भूकंप, भयंकर गर्मी, कड़ाके की सर्दी, इन चीजों से मनुष्य प्रताड़ित था। तो वो इन तत्वों को डर के मारे उनकी पूजा करने लगा, उन्हें देवी देवता मानकर उनकी पूजा करने लगा, ताकि वो खुश रहें और अपने प्रकोप से इनको बचाए रहें। यही
मानव का प्राकृतिकरण था। लेकिन क्या यह मानव का प्राकृतिकरण सदैव चलता रहा? जी नहीं। मानव का प्राकृतिकरण इन तमाम तत्वों के साथ तमाम बीमारियों से पीड़ित होकर के भी मरता था, तमाम जानवरों के भक्षण का भी वो निवाला बनता था। तो इस प्रकार वो प्रकृति के सामने बिल्कुल नतमस्तक था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, यह आदिम मनुष्य थोड़ा आधुनिकता की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने अपने प्रगति के कदम को आगे बढ़ाना शुरू किया। निश्चित रूप से प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करके ही उसने उन्नति की होगी, क्योंकि जब हम सांस्कृतिक तत्वों के निर्माण की बात करते हैं, सांस्कृतिक भूदृश्यों के निर्माण की बात करते हैं, तो यहाँ एक बात हम स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग ये समझ लें कि ये आवश्यक नहीं था कि मनुष्य क्या निर्मित करता था। आज के आधुनिक समय में मनुष्य ने क्या निर्मित किया है, ये ज्यादा आवश्यक नहीं है। कैसे और किन तत्वों और तकनीकों का सहारा लेकर उसने इनको निर्मित किया है, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य जब आधुनिकता की ओर बढ़ा तो उसने एक प्रौद्योगिकी विकसित की। यहां प्रौद्योगिकी शब्द बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र, किसी भी मनुष्य की जो तरक्की है, जो विकास है, वो प्रौद्योगिकी के स्तर पर ही निर्भर करता है। उन्नत प्रौद्योगिकी वाले देश विकसित कहलाते हैं, और ये मनुष्य के परिश्रम का ही प्रतिफल है, उसके ज्ञान का प्रतिफल है, उसके शोध का प्रतिफल है, उसके आविष्कार का प्रतिफल है। क्या आदिम मनुष्य ने कभी सोचा था कि वो हवा में उड़ सकता है? नहीं सोचा था, वो सोच भी नहीं सकता था। या वो मछलियों की तरह पनडुब्बी में पानी के अंदर तैर सकता था, या बहुत उड़ान थी उसकी, ऐसी कोई सोच नहीं थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मनुष्य ने इसको सोचना शुरू किया कि हम एक बड़ी दूरी को बहुत जल्दी कैसे तय कर लें, हम चांद पर कैसे पहुंच जाएं, हम अंतरिक्ष में उपग्रह कैसे छोड़ दें। यह सब तकनीक का कमाल है, और इसी तकनीकी विशिष्टता को हम प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। जब यह प्रौद्योगिकी उन्नत अवस्था में पहुंच गई, तब क्या हुआ? क्या तब भी मनुष्य प्रकृति पर आश्रित था, उसके सामने झुका हुआ था, नतमस्तक था? बिल्कुल नहीं। आज के मनुष्य ने प्रकृति को अपने समक्ष नतमस्तक कर दिया है। यही प्रक्रिया, इसी विचारधारा को हम कहते हैं जो प्रकृति का मानवीकरण। यानी मानव ने प्रकृति को इस अर्थ में पहुंचा दिया कि अब प्रकृति का मानवीकरण हो गया। प्रकृति का या प्राकृतिक तत्वों का कह लीजिए भयानक दोहन मनुष्य ने किया है, और प्राकृतिक तत्वों का ही सहारा लेकर अपनी प्रौद्योगिकी के बल पर उसने इन तमाम सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करके प्रकृति को नीचा दिखाया, कोशिश की है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यही कार्य प्रकृति का मानवीकरण है। अब हम इस मानव भूगोल के इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। अगला पॉइंट है मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं। मानव भूगोल की 3 महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं इन 3 विचारधाराओं को दे रहा हूं, आप इसको देखें। जो पहली विचारधारा है वो है निश्चयवाद। जो दूसरी विचारधारा है वो है संभववाद, और जो तीसरी विचारधारा है वो है नव
निश्चयवाद। अब मैं बारी बारी से इन तीनों विचारधाराओं पर चर्चा करता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं निश्चयवाद की विचारधारा को। निश्चयवाद की विचारधारा क्या है? निश्चयवाद की विचारधारा वही है मानव का प्राकृतिकरण। यानी ये तीनों विचारधाराएं अभी अभी जो मैंने आपको समझाया, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, उसी से संबंधित है। और इन तीनों विचारधाराओं को प्रतिपादित करने वाले तीन अलग अलग विद्वान हैं। मैं बताऊं आपको, पहली विचारधारा निश्चयवाद है। इसके प्रतिपादक कार्ल रीटर है। कार्ल रीटर, ये जर्मन भूगोलवेत्ता बहुत मशहूर हैं और इन्होंने ही इस निश्चयवाद परिकल्पना को प्रतिपादित किया है। निश्चयवाद परिकल्पना हमको ये बताती है कि प्रकृति के आगे मनुष्य बलशाली नहीं है। प्रकृति सर्वेसर्वा है। वो जैसे चाहती है वैसा मनुष्य को मजबूर करती है कार्य करने के लिए। ये आंशिक रूप से भले ही सत्य हो, लेकिन ये विवाद की बात है। फिलहाल कार्ल रीटर का कहना था कि मनुष्य कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन वो सदैव प्रकृति के नियमों के अधीन रहेगा। यानी प्रकृति के समक्ष वो झुका रहेगा, प्रकृति के सामने वो मजबूर होगा। यानी इसमें प्रकृति को प्रधानता प्रदान की गई है। प्रकृति को प्रधानता प्रदान करने वाली इसी विचारधारा को हम निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं ये दूसरी विचारधारा, जिसे संभववाद के नाम से जाना जाता है। संभववाद क्या है? संभववाद का अर्थ है प्रकृति की प्रधानता नहीं, मनुष्य की प्रधानता। बिल्कुल इसके उल्टी विचारधारा है कि प्रकृति को मनुष्य ने जीत लिया है, वो प्रकृति का विजेता है, वो जो चाहे कर सकता है। यानी संभववाद का मतलब कि मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन। अब आप सोचें, किस आधार पर इस विचारधारा को हम सत्य के निकट समझें। इसको कुछ उदाहरणों से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। संभववाद वास्तव में आज के युग में बहुत निकट मनुष्य के। मनुष्य ने अपने शोध, अपने आविष्कार, अपनी प्रतिभा और अपनी वृद्धि के बल पर जो प्रौद्योगिकी विकसित की, वो प्रौद्योगिकी लगातार उन्नति की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। और आए दिन हम एक से एक प्रयोग करके प्रकृति के तत्वों का ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम एक तरीके से प्रकृति को पीछे छोड़ रहे हैं, प्रकृति को लांघ रहे हैं और प्रकृति को आंखें दिखा रहे हैं। इसी विचारधारा को हम संभववाद के नाम से जानते हैं। जैसे आप सोचिए, निश्चयवाद में आदि मनुष्य ने कभी नहीं सोचा था कि वो पर्वत के उस पार जा सकता है, पर्वतों को काट करके ऊंचाई तक जा सकता है। ये उसने नहीं सोचा था। चांद पर पहुंचने की कल्पना नहीं की थी। वो कभी उपग्रह भेज पाएगा वायुमंडल में, ये भी नहीं सोचा था। लेकिन आज के मनुष्य ने इन सब को संभव बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, हर क्षेत्र में मनुष्य ने नए आयाम स्थापित किए। प्रकृति के हर स्थानों, हर क्षेत्रों में मनुष्य ने अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। प्रकृति जब तमाम तरह की जानलेवा बीमारियां लेकर आई, तो अपने बुद्धि कौशल से, अपने शोध के माध्यम से नई नई दवाइयां, नई नई वैक्सीन
बना करके उन जानलेवा बीमारियों को मनुष्य ने मामूली बीमारियों में बदल दिया। उदाहरण के लिए अभी आप जान ही रहे हैं, इस समय पूरा विश्व एक जानलेवा महामारी कोविड-19 से पीड़ित है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि यहीं से इस कोरोना महामारी के कारण पूरी पृथ्वी से मानवता का अंत हो जाएगा? जी नहीं। मनुष्य प्रकृति को इस तरह जीतने नहीं देगा। सारे देश में रिसर्च हो रहे हैं इस महामारी को, इस बीमारी को दूर भगाने के लिए, इससे लड़ने के लिए तमाम शोध हो रहे हैं। दवाइयां और वैक्सीन के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और निश्चित रूप से मनुष्य इसमें, जैसे अन्य बीमारियों के टीके वैक्सीन बनाने में वो कामयाब हुआ, वो इसमें भी कामयाब होगा। ये संभववाद है। मनुष्य ने बड़ी ऊंचाइयां हासिल की हैं। अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी के अभ्यंतर से लेकर कहां कहां उसके कदम नहीं पहुंचे। उसकी ये पहुंच, उसका ये विकास, उसका ये विस्तार हमको संभववाद की तरफ ले जाता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर ए मैन। लेकिन क्या ये पूर्ण सत्य है? हम प्राय कहते हैं कि अब बर्फ सिर्फ पर्वत की चोटियों पर नहीं या ध्रुव प्रदेशों में नहीं होती, नहीं जमती, हम अपने फ्रीज में उसको जमाते हैं। 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर सिर्फ शीत प्रदेशों में नहीं रहता, हम एसी के द्वारा अपनी कार और अपने कमरों में भी इसको इतने टेम्परेचर को ले आते हैं, गर्म को ठंडा कर लेते हैं, ठंडे को गर्म कर लेते हैं। ये सब मनुष्य की इसी शोध और इसकी प्रविधि का परिणाम है। लेकिन फिर भी संभववाद पूर्ण सत्य नहीं है और इस पर भी विवाद के प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। अब हम आते हैं, मैं आपको संभववाद की जो थ्योरी है, विचारधारा है, इसको जिस विद्वान ने दिया वो थे विडाल डीला ब्लास। और अब हम आते हैं अपनी तीसरी और अंतिम थ्योरी पर, जिसको हम नव निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। नव निश्चयवाद वास्तव में इन दोनों विचारधाराओं का मध्य मार्ग है। मध्य मार्ग समझ रहे हैं? यानी दोनों विचारधाराओं को एक कर दिया गया है, यानी आंशिक रूप से इसे भी मान्यता प्रदान की गई और संभववाद को भी आंशिक रूप से मान्यता प्रदान की गई। और इस थ्योरी को देने वाले महान भूगोलवेत्ता थे ग्रिफिथ, टेलर। नव निश्चयवाद की विचारधारा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने महोदय ने कहा कि न तो मनुष्य ने पूरी प्रकृति को पूर्णतः विजय प्राप्त कर लिया है और न तो प्रकृति ही विजेता है, बल्कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यानी मनुष्य की अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचने की एक सीमा है। एक सीमा तक जाने के बाद ये प्राकृतिक तत्व, ये प्रकृति उनको रोक देती है। इसीलिए इस विचारधारा को एक और नाम से जानते हैं, स्टॉप एंड गो थ्योरी, यानी रुको और
जाओ थ्योरी। ऐसा क्यों कहा गया, इसको भी समझ लेते हैं। आप जानते हैं शहर के बड़े चौराहों पर रोड लाइट लगी होती है, लाल हरी बत्तियों के माध्यम से ट्रैफिक नियंत्रित होता है। जैसे ही बत्ती लाल होती है, सामने के सभी वाहन और व्यक्ति रुक जाते हैं, और जब लाइट हरी हो जाती है, ग्रीन हो जाती है, तब ये सारे लोग चौराहे को क्रॉस करते हैं। इस थ्योरी में ये चीज कैसे फिट होती है, आइए जानते हैं। मनुष्य लगातार उन्नति करता हुआ चला जाता है, लेकिन एक डेंजरस पॉइंट होता है। जब मनुष्य वहां पहुंच जाता है तो प्रकृति किसी न किसी प्रकार से मनुष्य के कार्य में वहां बाधा डाल देती है, उसे रुकना पड़ता है। और वो तब तक रुकता है जब तक कि अपनी प्रविधि को बहुत विकसित ना कर ले, या अपनी सोच को मोड़ करके उसको दूसरे क्षेत्रों की तरफ ले जाए। इसलिए इसको रुको और जाओ विचारधारा भी कहा जाता है। ये बेहद महत्वपूर्ण 3 थ्योरी थी मानव भूगोल की, जिसे निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों ने नोट किया होगा, समझा होगा, और ये वास्तव में मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अब मैं अंतिम थ्योरी पर आता हूं। यह है मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र। तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इनको हम विभिन्न भूगोल के माध्यम से जानते हैं, जैसे सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल आदि। इनके कुछ उप क्षेत्र हैं जो आपकी पुस्तक में पूरा सारणी बनाकर दिए हुए हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप उस सारणी का अध्ययन ध्यानपूर्वक कर लें, और करने के पश्चात आप इसके क्षेत्र और उप क्षेत्रों से परिचित हो जाएंगे। तो इसके साथ ही आज का आपका ये अध्याय समाप्त होता है। मैं कल नए अध्याय के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि इस बिगड़े हुए हालात में आप घरों से बाहर न निकलें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।